मैं कैद खाने में बैठा हुआ था कि अचानक मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी। क्या सर्दी ने तुमसे कुव्वते गोयाई छीन ली है दोस्त? मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। फिर वही आवाज आई, इतनी तवील सोच, क्या ऐसे मकामात पर तवील सोचें कारामद होती हैं? मैंने कहा तुम कौन हो, क्या हो, कुछ मालूम तो हो? आवाज आई, कोई भी बात मालूम करने के लिए जिद्दोजहद करना होती है। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें सर्दी दूर करने का एक नुस्खा बताऊं? मैंने अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा बताओ। आवाज उभरी तो लो इसे संभालो। फर्श के एक खुले हुए जोड़ में से कोई चीज बाहर निकलने लगी। मैंने बगौर देखा, छुआ तो मालूम हुआ कि फौलाद की एक तारनुमा आरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उभर कर ऊपर आ गई। तकरीबन 1 फुट लंबी थी लेकिन नफीस किस्म की और लचकदार थी। मैंने उसे हाथ में ले लिया। आवाज फिर आई, अब तुम इस आरी से फर्श का एक चौकोर तख्ता इस तरह काटो कि एक आदमी उसमें से आसानी से आ जा सके। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तख्ता थोड़ा सा तिरछा रख कर काटा जाए ताकि उसे फर्श में फंसाए रखने में दिक्कत ना हो, और हम जब चाहें उसे नीचे से ऊपर उठा दें या ऊपर ही से उठाकर नीचे निकल सकें। मैं दिलचस्पी से आरी को हाथ में लिए देख रहा था और वो अजनबी आवाज सुनाई देती रही। और ये काम बेहतर होगा कि आज ही रात में मुकम्मल हो जाए। तख्ता काटने के बाद तुम उसे छुपाने का भी माकूल बंदोबस्त कर सकते हो। कल का दिन अगर इस बैरक में गुजर जाए तो रात हमारे लिए बेहद कारामद होगी। मैंने कहा तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। आवाज आई, क्या फायदा, मेरी शक्ल तुम्हारे सामने नहीं है। अपनी इस मुशक्कत से फारिग हो जाओ, उसके बाद कल रात हम मुलाकात करेंगे। बात समझ में आने की थी। मैं खामोश हो गया। तब नीचे से आवाज उभरी, अच्छा खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। मैंने कहा सुनो, एक बात सुनो, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? आवाज आई, फिलहाल तुम मुझे कब्र वाला कह सकते हो। मैं कह चुका हूँ कि हम जो भी गुफ्तगू करेंगे आमने सामने बैठकर करेंगे। सामने आए बगैर किसी किस्म की बातचीत हिमाकत होगी। वैसे तुम्हें इतना बता दूं कि मैं भी एक कैदी हूँ और अपने साथियों के साथ यहाँ से फरार की मंसूबाबंदी कर रहा हूँ। तुम्हें अपने साथ शामिल करने का एक अहम मकसद है जो तुम्हें बराह रास्त ही बताया जा सकता है। बस अब मैं चलता हूँ। इससे ज्यादा रुकना मेरे लिए भी मुज़िर होगा। जिस जगह मैं हूँ वहाँ की सर्दी के बारे में तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। छोटे छोटे पत्थर खिसकने की आवाज थी और उसके बाद खामोशी छा गई। मैं आरी हाथ में लिए उस जगह को बगौर देख रहा था और मेरे जहन में मुतअद्दिद ख्यालात आ रहे थे। ऑलिव हावर्ड ने हाइकर और मोरना को गोली मार कर हलाक कर दिया है। पता नहीं बाकी लोगों के साथ उसने क्या सलूक किया होगा। दरिंदा सिफत इंसान जिस किस्म की फितरत का मालिक था उसका तज्जिया मैं कर चुका था। ये जगह उसके लिए जो कुछ भी हो, लेकिन वो यहाँ ज्यादा लोगों को पालना पसंद नहीं करेगा। उसका निशाना सिर्फ मैं हूँ। चुनाचे बाकी लोगों को उसने जंगल की घास की तरह काट कर फेंक दिया होगा। सिर्फ मुझे अपने कब्जे में रखने के लिए अपनी कुव्वत इस्तेमाल करेगा। मेरी तरफ से उसे इत्मीनान नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि अपने उस नादीदा दोस्त की हिदायत पर अमल करूं। हरचंद के ये काम आसान नहीं था। बैरक के फर्श के तख्ते जरा भी लचक नहीं रखते थे, जिससे अंदाजा होता था कि उनकी मोटाई भी खासी है। दीवारों की लकड़ियां शायद कुछ हल्की हों, लेकिन फर्श पूरी मजबूती से बनाया गया था और रखनों में आरी फंसाकर एक चौकोर टुकड़ा काटना आसान काम नहीं था। ये भी सच था कि जब मैंने आरी का इस्तेमाल शुरू किया तो रफ्ता रफ्ता सर्दी का एहसास कम होने लगा। आरी रखने में बार बार घुमाने से मेरी उंगलियां जख्मी हो गईं, लेकिन मैं एक छोटा सा गोल दायरा बनाने में कामयाब हो गया था और आरी जब उस दायरे से घूमकर सीधी हुई तो आसानी से काम करने लगी। शानदार चीज थी, लेकिन उसकी कारकर्दगी बहुत सुस्त थी। मैंने उस तख्ते की मोटाई का अंदाजा लगाया तो पता चला कि वो तकरीबन 4.5 इंच मोटा है। तकरीबन 4.5 इंच मोटे तख्ते को तकरीबन 2 फुट लंबा काटना आसान काम नहीं था, ताहम अपने आप को मसरूफ रखने का बेहतरीन जरिया था। चुनाचे मैं मसरूफ रहा। वक्त का अंदाजा लगाना मैंने छोड़ दिया था। इस बात का भी ख्याल रखा था कि लकड़ी काटने की आवाज से ज्यादा सरसराहट पैदा न हो। ये नहीं कहा जा सकता था कि बैरक के बाहर मुसल्ला पहरेदार कितने फासले पर हों। 2 फुट लंबा तख्ता काटने के बाद मुझे तकरीबन 3 घंटे शदीद मेहनत करना पड़ी, लेकिन अभी मजीद 6 घंटे की मुशक्कत बाकी थी। अगर इसी रफ्तार से तख्ता कटा तो शायद मैं आज रात उसमें कामयाब न हो सकूं। अलबत्ता सर्दी का एहसास बिल्कुल जायल हो गया था। तख्ते काफी चौड़े चौड़े थे और दूसरे रखने तक पहुंचने के लिए तकरीबन 4 फुट मजीद कटाई बाकी थी। मैं आरी को वहीं 2 फुट के दायरे में घुमाने की कोशिश करता रहा। बड़ा मुश्किल काम था। जरा भी अगर गलत हाथ पड़ जाता तो आरी टूट सकती थी। तेज धार होने के बावजूद बहुत ही नाजुक और पतली थी। जब 2 फुट के कतर का तख्ता अपनी जगह से अलग हुआ तो सुबह की रोशनी दीवारों के रखनों से फूटकर अंदर आ रही थी। थोड़ा सा काम बाकी रह गया था।
तख्ता अब बराए नाम फर्श से जुड़ा हुआ था। बाहर कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, कभी कभी बोलने की आवाजें भी आती और मैं अपना काम रोक देता। मेरा नादीदा दोस्त दूसरी रात मुझसे मिलने का वादा करके गया था। मैंने बड़ी एहतियात से तख्ते के खला को बराबर किया, आरी एक महफूज जगह छुपा दी और वहीं लेट गया। सारी रात की सख्त जान कोशिश से बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। नींद चूंकि एक लम्हे को भी नहीं ली गई थी, इसलिए आंखों में जलन हो रही थी। बाहर सूरत में लेटा रहा और उस वक्त चौंका जब बैरक का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई थी। उसके साथ ही अंदर रोशनी की जलगार हुई। तेज रोशनी ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। गालिबन ये मेरे लिए नाश्ता लाने वाले थे। कई आदमी थे। एक ने आगे बढ़कर करख्त लहजे में कहा, उठ जाओ, बहुत देर हो चुकी है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। उसने एक ट्रे मेरे सामने रख दी। उसमें चंद टोस्ट और चाय का एक मग रखा हुआ था। उस शख्स ने उसी करख्त लहजे में कहा, नाश्ता कर लो, और वापसी के लिए मुड़ गया। दरवाजा बंद हो गया। चाय की हल्की हल्की भाप मग से उठ रही थी। रात को शदीद सर्दी से गुजरने के बाद चाय का मग ऐसा नहीं था जिसे एक लम्हे के लिए भी नजरअंदाज किया जा सकता। चुनाचे में भूखे उकाब की तरह उस पर झपटा और तेज गर्म चाय हलक में उतारने लगा। उस चाय ने मेरे बदन में घुसी हुई सर्दी को काफी हद तक जायल कर दिया। दोस्त मैंने नहीं छुए क्योंकि कोई खास भूख भी नहीं लग रही थी। चाय से फारिग होने के बाद मैं बैठा आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। कोई खास बात जहन में नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ मोहूम से ख्यालात मंडला रहे थे। इस तरह दोपहर हो गई। उस वक्त जो खाना मेरे लिए आया वो कदरे बेहतर था और फिर भूख भी लग रही थी। मैंने पेट भर कर खाना खाया। दिन भर गुनूदगी तारी रही। शाम हुई और फिर रात आई। खाना लाने वालों के अलावा पूरा दिन किसी और से सामना नहीं हुआ। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ऑलिव हार्वर्ड क्या चक्कर चला रहा है या मेरे साथियों का क्या हशर हुआ। उस शख्स के बारे में तजस्सुस था जो पिछली रात को अजीबोगरीब अंदाज में मुझसे हम कलाम हुआ था और जिसकी तहरीक पर मैं रात भर काम करता रहा था। किसी हद तक कामयाबी हुई थी। उससे मेरा हौसला बढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि उस रात भी इतनी ही मेहनत करना पड़ी तो शायद मुझे उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अंदाजे के मुताबिक रात को निस्फ पहरा गुजरा होगा। सर्दी हस्बे मामूल शबाब पर थी और बैरक के रखनों से यखबस्ता हवा हमला आवर हो रही थी कि फिर उसी तरह फर्श के नीचे से खटखट की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर बैरक के दरवाजे पर गया और कान लगा दिए। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। सन्नाटे का राज था। कदमों की चाप या बातें करने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था कि पहरेदार आराम कर रहे थे। अलबत्ता रखनों से झांकने पर अंदाजा हुआ कि यहाँ सर्च लाइट लगाई गई थी जो किसी बुलंद टावर पर घूम रही थी। उस तरफ से मुतमईन होकर वहां पहुंचा जहां तख्ता कटा हुआ था और झुककर कहा, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। नीचे से आवाज आई, ठीक है, गालिबन तुम दरवाजे की तरफ जाकर बाहर की आहटें ले रहे थे। मैंने कहा, हाँ। फिर आवाज आई, मैंने तुम्हारे कदमों की चाप से ये बात महसूस कर ली थी। उसके बाद कटे हुए तख्ते की निचली तरफ जोर लगाया जाने लगा। वो टुकड़ा थोड़ी सी दिक्कत के बाद ऊपर निकल आया। फिर उसमें से एक शख्स का सर बरामद हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर उभरता गया। फिर दो हाथ खला के किनारे पर जम गए और चंद सानिये के बाद एक दुबला पतला शख्स बाहर निकला। उसके चेहरे पर बिखरे हुए झाड़ झनकार से उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। गोल गोल सुर्ख आंखें, पतले भिंचे हुए होंठ, बेतहाशा बड़ी हुई दाढ़ी मूछ। देखने में तो वो कोई अजीबुल खलकत लगता था। पेशानी और होंठों की बनावट से पता चलता था कि बड़ा संगदिल है। जिस्म छरेरा था लेकिन फुर्तीला नजर आता था। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, कब्र वाला। मैंने भी मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा नाम तो ना हुआ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि नाम के चक्कर में न पड़ो। मैंने कहा, तुम्हारे बारे में पूरे 24 घंटे से सोच रहा हूँ। उसने कहा, कुदरती बात है। मैंने कहा, तुमने कहा था कि मुलाकात होने पर तुम अपने बारे में बताओगे। उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ, मिस्टर अली यार खान। मैंने कहा, खूब, मेरे बारे में जिस कदर मुझे मालूम है उसके अलावा कुछ बताओगे तुम? वो बोला, नहीं, जाहिर है इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता होगा। मैं भी तफसील से तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी मेरे एक दोस्त ने की है जिसके एहसानात से मेरा रुआ रुआ बंधा हुआ है। मैंने पूछा, कमाल है, कौन है वो? उसने कहा, मिस्टर एडलर। उसकी बात पर मैं उछल पड़ा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने कहा, क्या एडलर ने तुम्हारी ड्यूटी ये लगाई है कि तुम इस बैरक में दाखिल होकर मुझे कत्ल कर दो? वो बोला, नहीं मेरे दोस्त, मिस्टर एडलर तो यूं समझो कि मोहब्बत का समंदर है। मैंने किसी कदर तमस्खराना लहजे में कहा, हाँ, मैं भी उस समंदर में गोते लगा चुका हूँ। वो बोला, मैं तुम्हारे लहजे और अल्फाज पर गौर करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये सिर्फ इत्तेफाक था कि मिस्टर एडलर ने मुझे देखा और मैंने भी उन्हें देख लिया। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और हमें बातें करने का मौका मिल गया।
जानते हो मिस्टर एडलर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बैरक में एक ऐसा शख्स कैद है जो उनके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं उनका एक ज़बानी पैगाम उस शख्स तक पहुंचा दूं और जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करूं। उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम अली जार खान ही बताया था। बताओ क्या उन्होंने गलत कहा? मैंने बेख्तियार कहा नहीं, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं चकरा सा गया। वो कहने लगा, मिस्टर एडलर ने मुझे ज्यादा तफसीलात नहीं बताई क्योंकि आर्गोमाइन के कैद खाने में कोई गैर मुताल्लिक शख्स इतनी देर गुफ्तगू नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस बैरक में मौजूद एक कैदी उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। वो तो कुछ देर के बाद यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उस कैदी के लिए वो सख्त परेशान है। तब मैंने उन्हें बताया कि अगर वो कैदी की आज़ादी चाहते हैं तो मैं इस सिलसिले में उसकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने निहायत मुख्तसर अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अगर मैं ये काम कर सकूं तो वो हमेशा मेरे एहसानमंद रहेंगे। हालांकि बात ऐसी नहीं है मिस्टर अली यार खान, जिंदगी भर तो मैं उनका एहसानमंद हूँ। कुछ ऐसे ही मामलात थे जिनकी तफसील तुम्हें बताना जरूरी नहीं। मैंने उस पुरस्कार शख्स को बगौर देखते हुए पूछा, तो मिस्टर एडलर ने कोई पैगाम दिया है मेरे लिए? वो बोला, हाँ, पैगाम नोट करो। मिस्टर एडलर ने जो अल्फाज तुम्हारे लिए मेरे पास बतौर अमानत रखवाए थे वो कुछ यूं हैं। डियर मिस्टर अली, दौरान सफर हमारी मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। बदकिस्मती ये रही कि हम आपस में उस हैसियत में बराह रास्त नहीं मिल सके जिसमें हमें मुलाकात करना थी। तुम्हें ये सुनकर यकीनन खुशी होगी कि जिस मिशन की तकमील के लिए तुम इस जहाज में सफर कर रहे थे वो बखैर खूबी अंजाम पाएगा। हालात ने हम दोनों की मदद की है। मेरे कुछ दुश्मन या वो लोग जिन्हें मैंने इस सफर के दौरान में और इस हादसे के बाद अपना दुश्मन बना लिया था, मेरे बेहतरीन मावन साबित हुए। जब ऑलिव हार्वर्ड ने अपने नायब रेक्सन से तमाम लोगों के बारे में तफसीलात मालूम की तो किसी को ये गुमान भी नहीं हो सका कि वो शख्स जिसने इब्तिदाही से काबिल नफरत किरदार अदा किया है किसी तौर भी अली यार खान का दोस्त हो सकता है। मुमकिन है तुम मेरे बारे में कोई अंदाजा लगाने में कामयाब हो चुके हो, और अगर नहीं तो सुनो, मैं ही वो शख्स हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए इस तैयारे से सफर कर रहा था। मैंने इंतहाई कोशिश करके अपनी पोजीशन महफूज रखी। सुना गया है कि जो लोग इन मामलात से गैर मुतल्लिक हैं उन्हें स्पेन पहुंचा दिया जाएगा और वहां उन्हें मुराद भी दी जाएंगी कि वो जहां रवाना होना चाहते हों चले जाएं। चुनाचे तुम्हारी काविशें बारावर हुई और मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैंने महसूस किया कि किसी की निगाहों में मेरी कोई अहमियत नहीं, इसलिए मुझे एक आम सा आदमी समझकर छोड़ दिया जाएगा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। मुझे इंतहाई दुख है कि तुमसे मेरी दुश्मनी तुम्हारी राह में रुकावट बनी, लेकिन मेरे अजीज इन हालात में मैं खुद को बेबस पाता हूँ और निहायत दुख से कहता हूँ कि मैं इस मौके पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, जब मैं मीटिंग में शरीक हूँगा तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में तफसीलात बताऊंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि किसी तरह तुम्हें इस कैद से निजात दिलाई जा सके। खुदा करे तुम उस वक्त तक जिंदा रहो। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा दोस्त एडलर। झाड़ झनकार जैसा चेहरा रखने वाले उस शख्स ने ये अल्फाज उसी तरह दोहराए जैसे वो कोई तहरीर पढ़ रहा हो। बेहतरीन यादाश्त का मालिक था, लेकिन उसके ये अल्फाज मेरे लिए बारूदी धमाके की मानंद थे और मेरा जहन हर लफ्ज पर शदीद सनसनी महसूस कर रहा था। होशो हवास कुछ देर के लिए साथ छोड़ गए थे। यकीन नहीं आता था कि जो कुछ कहा गया है सच है। एडलर तो एक मुतनाज़े शख्सियत का मालिक था। इब्तिदाही से उसने अपने बारे में ऐसे गलत तासुरात जाहिर किए थे कि मैं उसकी भलाई की तरफ मुतवज्जे ही ना हो सका, बल्कि हकीकत ये थी कि मैंने उसे उसकी फितरत की वजह से तरह तरह से जिक पहुंचाने की कोशिश की थी। अलबत्ता ये जानकर मेरी मुसर्रत का कोई ठिकाना न रहा था कि मिस्टर हाइकर और मोरना वो लोग नहीं थे जिनके बारे में ऑलिव हार्वर्ड को ये यकीन था कि ये वही हैं जिन्हें मैं हिफाजत से मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। दोनों बेचारे ठीक ठाक लोग थे और अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें हलाक कर दिया गया था तो वो बेगुनाह ही मौत का शिकार हो गए। पुरस्कार शख्स गौर से मेरी शक्ल देख रहा था, लेकिन उसके अंदाज में तशवीश की कोई बात नहीं थी। जैसा कि उसने कहा था कि वो सिर्फ इत्तेफाकिया तौर पर ही मेरे लिए पैगाम रसां बन गया था, तो इस लिहाज से उस शख्स को मेरी कैफियत का भी कोई अंदाजा न हुआ होगा। बाहर कैफ मैंने खुद को संभाला और ममनून निगाहों से उसे देखते हुए कहा, दोस्त, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, हालांकि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल बेजरर हूँ। ताहम मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे इस पैगाम पहुंचाने पर मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। और अब जो सवालात मेरे जहन में चुभ रहे हैं, अगर तुम उनकी वजाहत कर दो तो मैं तुम्हारा मजीद शुक्रगुजार हूँगा। वो बोला, हाँ, क्यों नहीं, कहो क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा, ये इलाका कौन सा है? वो बोला, ये आर्गोमाइन कहलाता है। स्पेन का एक निवाही इलाका है। ये कैद खाना स्पेन की हुकूमत का है। मैंने कहा, ओह, तो इसका मतलब है कि हम लोग स्पेन में हैं। वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तुम यहाँ किस सिलसिले में कैद हो? वो बोला, बेशुमार सिलसिले हैं।
इस बात को जाने दो, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। अगर तुम सिगरेट के आदी हो तो मैं सिगरेट लाया हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता, पीना मुनासिब ना होगा। सिगरेट का पैकेट मेरे पास से बरामद होने से वो लोग मेरी तरफ से मशकूक हो जाएंगे। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, इस बैरक के नीचे क्या है? वो बोला खला। बिल्कुल खला। बैरक का ये फर्श जमीन से तकरीबन 4 फुट ऊंचा है और उसके नीचे निहायत नाहमवार पत्थरों और झाड़ियों से पुर जमीन है। मैंने कहा तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या इस कैद खाने के अतराफ में पहरा सख्त नहीं? वो बोला आर्गोमाइन के कैद खाने में खतरनाक तरीन कैदी रखे जाते हैं, वो जो सियासी होते हैं या वो जिनसे डर रहता है कि वो किसी भी लम्हे कोई खतरनाक हरकत कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पहरा शदीद है। मैंने कहा तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो बोला मेरी बात न करो दोस्त, मैं सांप हूँ, जमीनों का मुसाफिर। जमीन की गहराइयां मुझे रास्ता देती हैं, चुनाचे उन गहराइयों से गुजर कर ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। मैंने मानीखेज निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, सुरंग? उसने कहा हाँ, मैंने और मेरे चंद साथियों ने बनाई है। हम इन्हीं सुरंगों के जरिए एक दूसरे से राब्ता कायम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तुमसे पहले इस बैरक में हमारा एक साथी कैद था और ये सुरंग हमने यहाँ तक इसलिए खोदी थी कि उस साथी से राब्ता कायम कर सकें, लेकिन वो जल्दबाजी में उन लोगों के हाथों मारा गया और ये बैरक खाली हो गई। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि तुम्हें यहाँ लाकर बंद किया गया है और ये भी महज इत्तेफाक था कि मिस्टर एडलर ने तुम्हारे सिलसिले में मुझसे राब्ता कायम किया। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। मैंने कहा लेकिन ये सुरंग तुम लोगों ने सिर्फ आपस में राब्ता कायम करने के लिए बनाई है या फरार का इरादा रखते हो? वो बोला जमीन का सफर उस वक्त किया जाता है जब ऊपर का सफर मुमकिन नहीं होता। हम लोगों ने पहले एक दूसरे से राब्ता कायम रखने के लिए ये सब कुछ किया था और उसके बाद हमारी मुश्तरका कोशिशें यही रहीं कि इस सुरंग को दूर तक ले जाएं और यहाँ से निकलने का रास्ता बना लें। मैंने कहा तुम्हारा ये काम अभी नामुकम्मल है? वो बोला हाँ, अभी इसमें तकरीबन 2 या 3 हफ्ते मजीद लगेंगे। हम लोग एक जामे मंसूबे के तहत यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि तुम इस कैद खाने की नौयत से वाकिफ नहीं हो। यहाँ अतराफ में हमें कहीं पनाह नहीं मिल सकती और ऐसे जराए नहीं हासिल हो सकते जो अंधाधुंध कैद खाने से भागने की सूरत में हमारे लिए कारआमद हों। जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद अगर करनी है तो फिर वो इतनी मुकम्मल और मजबूत होनी चाहिए कि उसमें जिस हद तक मुमकिन हो नाकामी की गुंजाइश न रहे। हम इसके लिए तवील प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ फरार होने की ख्वाहिशमंद हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता कि मुझे कब तक इस बैरक में रखा जाएगा और कब तक मैं जिंदा रहूंगा। ताहम अगर तुम मुझे इजाजत दो और कुछ तफसीलात बताओ तो मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से राब्ता कायम रखूं। वो बोला अभी नहीं, अभी तुम इस बैरक में नए हो। अगर मिस्टर एडलर की हिदायत न होती तो मैं किसी भी कीमत पर किसी नए आदमी को अपने बारे में न बताता। मैंने तो अपने दूसरे दोस्तों तक को तुम्हारे बारे में तफसील नहीं बताई, वरना वो नाराज हो जाते क्योंकि उनमें से किसी को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे भी अपने साथियों में शामिल कर लो। उन लोगों को तुम जिस तरह मुतमईन कर सकते हो करो, मैं हर तरह तुम्हारे साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। वो बोला तो इसका पहला मरहला यही है कि कोशिश करके खुद को इस बैरक में रखो। ऐसा कोई काम न करो जिससे उन्हें ये जरूरत महसूस हो कि तुम्हें इस बैरक से हटा दिया जाए। इस शिगाफ की मुकम्मल हिफाजत करो, इसकी मौजूदगी उन लोगों को होशियार कर सकती है। मैंने कहा मुझे सुरंग की नौयत बताओ, क्या इस शिगाफ से गुजरने के बाद बआसानी सुरंग में दाखिल हुआ जा सकता है? वो बोला नहीं, हम इतने अहमक नहीं हैं। शिगाफ के नीचे जमीन हमवार है, मतलब ये कि जिस तरह की वो थी वैसी ही है, बस एक खास जरिए से एक ढक्कन खोल लिया जाता है। लेकिन अभी तुम्हें इस बारे में मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मिस्टर एडलर के इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की है जो उन्होंने मुझ पर किया था और जिसने मेरे दिलो दिमाग को बहुत ज्यादा मुतासिर कर दिया था। लेकिन तुम्हारी कोई जल्दबाजी हमारा प्रोग्राम फेल कर सकती है और हम सबकी जिंदगियां खतरे में डाल सकती है। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करूंगा, यही हम सबके हक में बेहतर होगा। अब मुझे इजाजत दो, ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। वो तेजी से खला में गायब हो गया। मैं सनसनीखेज निगाहों से उसे देखता रहा। फिर उसने नीचे से फर्श खटखटा कर कहा, ढक्कन बंद कर लो और इसकी पूरी हिफाजत करो। मैंने तख्ता उसकी जगह पर रख कर शिगाफ को बंद कर दिया और जब हर आवाज मालूम हो गई तो लंबा लंबा फर्श पर लेट गया। एडलर के बारे में इंकिशाफ बड़ा आसाब शिकन साबित हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ मुसरत आमेज भी था। मैं तो उस शख्स की हिफाजत नहीं कर सका था, लेकिन उसने खुद ही अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया था। कितनी अनोखी शख्सियत का मालिक था वो। शुरू से आखिर तक चिड़चिड़ी तबीयत का मालिक और बददिमाग बनकर हमारे सामने रहा था। हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो कोई इतनी अहम शख्सियत होगी। बिलाशुबा वो गैर मामूली जहानत का मालिक था।
अगर ना होता तो शुबे से बालातर ना होता। बहरहाल ये ख्याल भी सुकून बख्श था कि जब वो मीटिंग में शरीक होगा तो तंजीम को मुझ पर पड़ने वाली बिपता मालूम हो जाएगी। मुमकिन है वो लोग मेरी रिहाई का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। मुझे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं ख्यालों में नींद ने मुझे आ लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।